Hello everyone, my name is Deepa Mehta and welcome back to the channel Kosher Learning. Students, today we are going to learn one of the most interesting topic, that is how Reserve Bank of India controls money supply in India. क्या हमें आज पढ़ना है? हमें पढ़ना है कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। देखो, बेसिकली मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के दो ही मेजर कारण होते हैं। पहला, या तो मार्केट में मनी एक्सेस हो चुकी है, या फिर दूसरा क्या हो चुका है, मनी की सप्लाई में डाउनफॉल आ चुका है। मतलब या तो मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है या फिर मार्केट में पैसा क्या है, बहुत कम है। इन दोनों सिचुएशन को क्या बोला जाता है? इन दोनों सिचुएशन को बोला जाता है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, ये अभी आने वाले लेक्चर में हम आगे समझेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारे यहाँ पे मनी सप्लाई को करता कौन है। क्योंकि आरबीआई डिसीजन तभी अच्छे से ले पाएगी जब हमें ये पता होगा कि बेसिकली हमारे यहाँ पे मनी सप्लाई जो है वो करता कौन कौन है। तो अगर हम सप्लायर ऑफ मनी की बात करें तो सबसे पहला नाम तो सेंट्रल बैंक का ही आ जाता है, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही आता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे हमारे यहाँ पे मनी सप्लाई को करती है, इसको समझते हैं। देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अथॉरिटी होती है कि वो क्या कर सकती है, जितने भी हमारे यहाँ पे करेंसी नोट्स है ना, उन सबकी प्रिंटिंग कर सकती है। ठीक है, तो क्योंकि उसके पास प्रिंटिंग का अधिकार है, इसीलिए क्या है, उसको सप्लायर ऑफ मनी की कैटेगरी में रखा जाता है। दूसरा आता है हमारे यहाँ पे कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक को क्यों हमारे यहाँ पे सप्लायर ऑफ मनी बोला जाता है? कमर्शियल बैंक को सप्लायर ऑफ मनी बोलने के पीछे क्या कारण है? क्या इनके पास भी कोई प्रिंटिंग राइट्स है? तो नहीं, इनके पास कोई भी प्रिंटिंग राइट्स नहीं है। बल्कि ये क्या करते हैं, अपने लिए जो मनी है उसको खुद से क्या करते हैं, जनरेट करते हैं बाय एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक। मतलब कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और खुद से मनी, खुद के लिए क्या करते हैं, मनी को जनरेट करते हैं, और बाद में इसी पैसे को क्या करते हैं, मार्केट में लोन के रूप में क्या करते हैं, देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे कमर्शियल बैंक को क्या बोला जाता है, सप्लायर ऑफ मनी की कैटेगरी में रखा जाता है। एंड थर्ड वन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्यों हमारे यहाँ पे सप्लायर ऑफ मनी की कैटेगरी में रखा गया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एक मिनिस्ट्री आती है जिसे बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिनके पास ये अथॉरिटी है कि वो जितने भी हमारे कॉइन्स हैं उनको प्लस 1 रुपए के नोट को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। इसीलिए इसको क्या है, सप्लायर ऑफ मनी की कैटेगरी में रखा गया। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे बेसिकली तीन एंटिटीज हैं जिनके पास क्या है, मनी को सप्लाई करने का राइट है। पहला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड कमर्शियल बैंक, एंड थर्ड वन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अभी आगे हम समझते हैं कि हमारे यहाँ पे जो मनी सप्लाई है ये किस तरीके से होती है, ये कहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये मेंशन किया गया है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, अब इसे समझते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी एक सेट ऑफ टूल्स है जो कि यूज करा जाता है नेशन के सेंट्रल बैंक के द्वारा। क्या इसने बोला कि मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली हमारे क्या पास है, एक रिटर्न में डॉक्यूमेंट होता है, जो कि किसके द्वारा लिखा जाता है, इसे लिखा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। मतलब आरबीआई क्या करती है, इसे इशू करती है, और कब करती है, बाय मंथली से इशू करते हैं। मतलब हर दो दो महीने में क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी को इशू करा जाता है आरबीआई के द्वारा। तो क्या फ्रीक्वेंसी है इसकी, 2 मंथ्स की। इन शॉर्ट इसे क्या बोला जाता है, बाय मंथली। क्या बोला जाता है, बाय मंथली। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, एक सेट ऑफ टूल्स है जो कि यूज करे जाते हैं नेशन के सेंट्रल बैंक के द्वारा। किस चीज के लिए, जिससे कि वो कंट्रोल कर सके ओवरऑल मनी सप्लाई को। यहाँ पे कंट्रोल करने का मतलब क्या हो गया, अगर मार्केट में मनी की सप्लाई एक्सेस है तो भी उसे नॉर्मल करना है, अगर वो क्या है, कम है तो भी क्या उसे क्या है, नॉर्मल करना है। ठीक है, मतलब हमें एक बैलेंस्ड मैनर में क्या है, मनी का सप्लाई करना है मार्केट के अंदर। तो ये क्या करती है, कंट्रोल करती है ओवरऑल मनी सप्लाई एंड प्रमोट करती है किसी को, इकोनॉमिक ग्रोथ को। ऑब्वियसली बात है, हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन दोनों ही सिचुएशन क्या है, खराब सिचुएशन है। तो आरबीआई नहीं चाहती कि हमारे यहाँ पे क्या है, ये सिचुएशन खराब हो और उसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी क्या हो, हैम्पर हो। इसीलिए वो क्या करते हैं, हमेशा अपने ही फोकस बना के रखते हैं कि किस तरीके से हमें अपनी क्या है, मनी सप्लाई करनी है मार्केट के अंदर। एंड एम्प्लॉय करते हैं स्ट्रेटेजी सच एज रिवाइजिंग इंटरेस्ट रेट। अच्छा, आरबीआई बेसिकली किस तरीके से हमारे यहाँ पे मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, तो ये क्या करती है, ये ना हमारे जो इंटरेस्ट रेट है उन्हें क्या है, टाइम टाइम टू टाइम रिवाइज करती रहती है। अब कौन से इंटरेस्ट रेट की यहाँ पे बात करी जा रही है, ये हम आने वाले अपने लेक्चर में भी समझेंगे। और चेंज करती है बैंक के रिजर्व रिक्वायरमेंट को, कि कितना बैंक को रिजर्व मेंटेन करके रखना चाहिए, जिससे कि मार्केट में क्या है, पैसे जो मनी जो सप्लाई हो रहा है वो क्या हो, बैलेंस्ड मैनर में हो। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर जो आरबीआई है, मतलब जो हमारा सेंट्रल बैंक है, वो क्या करता है कि कितना कितना हमारे मार्केट में क्या है, मनी का सप्लाई होते रहना चाहिए, जिससे कि क्या हो, मार्केट में इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करा जा सके, प्रमोट किया जा सके। आई होप मॉनेटरी पॉलिसी समझ में आ गया होगा। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ही सारे जो मेजर्स है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के, वो लिखे जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन क्या होता है, फिर हम समझेंगे डिफ्लेशन क्या होता है, फिर हम समझेंगे कि कंट्रोल मेजर्स क्या होता है। तो इन्फ्लेशन क्या होते हैं इसे समझते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, अगर इन्फ्लेशन को मैं हिंदी में की बात करते तो इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, महंगाई। ठीक है, क्या बोलते हैं, महंगाई। ठीक है, महंगाई। अगर मैंने हिंदी में लिखने में थोड़ी बहुत मिस्टेक करी हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है, महंगाई। तो इन इकोनॉमिक्स इन्फ्लेशन इज एन इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। इसने क्या बोला है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना। क्या होना, इंक्रीज होना, बढ़ना। किस चीज में, जनरल प्राइस लेवल में। किस चीज में, जनरल प्राइस लेवल में ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। क्या मतलब हुआ, इसने कहा कि इन्फ्लेशन एक ऐसा समय होता है, एक ऐसा दौर है जहां पे जो गुड्स एंड सर्विसेज है ना, उसके जो प्राइस लेवल है उसमें क्या हो जाता है, मतलब इंक्रीमेंट आ जाता है। जैसे मान के चलो कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, हम पेट्रोल का एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, हमने क्या करा, एक पेट्रोल का एग्जांपल लिया। मान के चलो कि पेट्रोल का जो पहले प्राइस था वो 70 क्या था, पर लीटर था। 70 रुपीज क्या था, पर लीटर था। लेकिन आज की डेट में अगर मान लो उसका प्राइस जो है 70 की जगह बढ़ के वो 75 हो जाता है, तो क्या हुआ, ये यहाँ पे इन्फ्लेशन आ चुका है। ये क्या हुआ, इन्फ्लेशन हुआ। ठीक है, क्या हुआ, इन्फ्लेशन हुआ, क्योंकि पहले से इसका जो प्राइस है वो क्या हुआ, बढ़ चुका है। सेकंड हमारी सिचुएशन होती है डिफ्लेशन की। कौन सी सिचुएशन होती है, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में क्या होता है, ये जस्ट ऑपोजिट होता है किसका, इन्फ्लेशन का। तो कहते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर डिफ्लेशन इज अ डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल। क्या होता है, डिक्रीज होता है किसमें, इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डिफ्लेशन अकर्स व्हेन द इन्फ्लेशन रेट फॉल्स बिलो 0%। कहते हैं डिफ्लेशन आता ही कब है, जब इन्फ्लेशन मतलब जो महंगाई है वो 0% से भी नीचे चली जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि डिफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे प्राइस लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे मान के चलो कि आज एक पेन की कीमत कितनी है, 10 रुपए है, और उसके बाद थोड़े समय बाद इसकी जो कीमत है वो 10 से घट के क्या हो गई, 7 रुपए हो गई। तो कौन सी सिचुएशन हो गई है, डिफ्लेशन की। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस क्या हो रहे, घट रहे। तो ये कौन सी सिचुएशन हुई, डिफ्लेशन की। अच्छा, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन के कारण ही जो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसे क्या लेने पड़ते हैं, कंट्रोल मेजर्स लेने पड़ते हैं। ठीक है, जो कि डिफाइंड किसके अंदर है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर है। अभी आगे समझते हैं कि हमारे यहाँ पे जो कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई है वो सेंट्रल बैंक के द्वारा करी कैसे जाती है। तो द सेंट्रल बैंक अडॉप्ट वेरियस मेजर टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, जिसको बेसिकली दो मेजर कैटेगरी में रखा गया है। पहली जो कैटेगरी है उसे बोला जाता है क्वांटिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव का मतलब हमें समझ में आता है यहाँ पे फिगर्स के बारे में बात करी जाती है। एंड सेकंड वन इज क्वालिटेटिव मेजर्स। ठीक है, दूसरा कौन सा है, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जहां पे फिगर्स के बारे में बात तो नहीं करी जाती, लेकिन आरबीआई के द्वारा कुछ गाइडलाइन इशू करी जाती है जिससे हम क्या है, मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सके। तो समझ में आया कि हमारे यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक है उसने जितने भी उसके कंट्रोल मेजर्स हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड करा है। पहला क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है एंड सेकंड वन इज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। एंड बीइंग एन इकोनॉमिक स्टूडेंट आपको ये चीजें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि कौन सी चीजें हमारी क्वांटिटेटिव में जाएंगी एंड कौन सी हमारी क्वालिटेटिव में जाएंगी। इसीलिए जब आप इस टॉपिक को पढ़ो तो उसके बाद इसके नोट्स जरूर बना लेना, जिससे कि एग्जाम में लिखते समय आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसने बोला कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल क्या होते हैं। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट आर दोज इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल जिनका जो मेजर फोकस होता है ना, विच फोकस ऑन द ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी। मतलब यहाँ पे क्या है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कैसे है, क्वांटिटेटिव है मतलब मात्रा में। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसने बोला इनका जो मेन फोकस होता है वो किसके ऊपर होता है, फोकस ऑन द ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी के ऊपर होता है। ठीक है, इन द इकोनॉमी, मतलब मार्केट में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, ये सारी के सारे जो मेजर्स हैं किसके अंदर लिए जाएंगे, ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के अंदर आ जाते हैं। तो सप्लाई ऑफ मनी इज लोअर टू टेकल इन्फ्लेशन। इसने क्या बोला, अगर हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, मतलब महंगाई को अगर हमें कंट्रोल करना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी सप्लाई ऑफ मनी है उसे कम करेंगे। मतलब जैसे कि मान के चलो कि अगर मार्केट में भी 100 रुपए का नोट जो है मार्केट में क्या है, सर्कुलेट हो रहा है, और हमें लग रहा है कि इन्फ्लेशन है, मार्केट में महंगाई है, तो हम उस 100 रुपए के नोट को क्या करेंगे, 90 या 80 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि मार्केट से जो लिक्विडिटी है ना उसे सोक किया जा सके। ठीक है, एंड इसको कहता है कि इसको बढ़ाया जाता है, किसको, मनी सप्लाई को बढ़ाया जाता है जब हमें क्या करना होता है, डिफ्लेशन को टैकल करना होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर इन्फ्लेशन का दौर है तो आप क्या करो, जो सप्लाई ऑफ मनी है उसे कम कर दो, और अगर डिफ्लेशन का दौर है तो आप क्या करो, जो मार्केट में मनी सप्लाई है ना उसे और ज्यादा बढ़ा दो। ठीक है, तो चलो वन बाय वन समझते हैं कि क्या है या क्या नहीं करके। सबसे पहला हमारा जो क्वांटिटेटिव मेजर्स के अंदर जो रोल प्ले करता है वो है बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है इसे समझते हैं। कहते हैं बैंक रेट रेफर्स टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक। बैंक रेट एक ऐसा रेट होता है जिसमें आरबीआई क्या करती है, कमर्शियल बैंक को क्या करती है, मनी लेंड करती है।
अब आप समझोगे कि आरबीआई क्या होती है, कमर्शियल बैंक क्या होता है। इस पूरे को मैंने बहुत अच्छे से बैंकिंग चैप्टर के अंदर कवर करा है कि हमारे कमर्शियल बैंक कौन कौन से होते हैं। आरबीआई तो आपको पता है कि सिंगल बैंक है, ठीक है, किसी भी कंट्री के अंदर उसका जो सेंट्रल बैंक है वो सिंगल है। हमारे यहाँ पे उसे किस नाम से जाना जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो बैंक रेट क्या हुआ, बैंक रेट एक ऐसा रेट है जहां पे जो कमर्शियल बैंक है वो क्या करते हैं, आरबीआई से लोन लेते हैं, ठीक है, जिस रेट पे लेते हैं उसे क्या बोला जाता है, बैंक रेट बोला जाता है। अब ये किस तरीके से काम करते हैं इसको समझते हैं। देखो बैंक रेट को बढ़ाया कब जाता है, ध्यान से समझना यहाँ पे। जब बैंक रेट को बढ़ाया जाता है, व्हेन बैंक रेट इज इंक्रीज मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आल्सो इंक्रीज, ऑब्वियस सी बात है। मान के चलो एक कमर्शियल बैंक है जिसका नाम क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। अगर बैंक रेट बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है एसबीआई के लिए भी क्या हो जाएगा, मार्केट रेट। मतलब एसबीआई ने मान के चलो कि आरबीआई से जो लोन है वो 1% पे लिया, ठीक है, 1% पे इसने क्या करा, आरबीआई से लोन लिया। अभी जब आरबीआई से एसबीआई क्या करेगा, लोन लेगा 1% पे, तो ऑब्वियस सी बात है वो मार्केट में भी तो इसे ज्यादा ही बेचेगा ना। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो एसबीआई के लिए भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, तो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दिस लोअर द डिमांड ऑफ क्रेडिट एंड देयरफॉर द सप्लाई ऑफ मनी टेंड्स टू फॉल। मतलब क्या हुआ कि अगर मार्केट में है इन्फ्लेशन ज्यादा, तो जो आरबीआई है वो क्या करेगा, बैंक रेट को बढ़ा देगा। क्योंकि जब वो बैंक रेट को बढ़ाएगा तो कमर्शियल बैंक के लिए भी क्या हो जाएगा, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि उसने मार्केट से आरबीआई से लोन महंगा लिया, तो अब वो भी क्या करेगा, आगे लोन महंगा देगा। और जब आगे लोन महंगा हो जाएगा तो जो जनरल पब्लिक है वो क्या करेगी, अवॉइड करेगी लोन को लेना। और जब वो अवॉइड करेगी लोन को लेना, तो इसकी वजह से होगा क्या, मार्केट में जो मनी की सप्लाई है वो अपने आप ही क्या हो जाएगी, सोक हो जाएगी, ठीक है, मतलब सिकुड़ जाएगी। दूसरी तरफ अगर मान लो कि मार्केट में पैसा है ही नहीं, तो आरबीआई क्या करेगी, बैंक रेट को घटा देगी। बैंक रेट को घटाने से होगा क्या, जो कमर्शियल बैंक है उनके भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। और उनके नीचे आने की वजह से जो हमारी जनरल पब्लिक है वो क्या करेगी, प्रिफर करेगी कि वो बैंक से लोन ले। और उसकी वजह से मार्केट में क्या होगा, पैसा क्या होगा, सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आई होप की चीजें आप कनेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। तो अभी हम ये समझते हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल, जब भी हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो बैंक रेट को बढ़ा दो, अगर हमें क्या करना है, डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है तो बैंक रेट घटा दो। अभी हमारे यहाँ पे जो करंट में जो बैंक रेट चल रहा है वो कितना चल रहा है, 6.75% चल रहा है। मतलब 6.75% पे जो आरबीआई है वो क्या करती है, लोन देती है किसको, कमर्शियल बैंक्स को। मतलब अगर कमर्शियल बैंक को मान लो कि 1000 रुपीज आरबीआई से लेने हैं तो वो किस रेट पे देगी, 6.75% पे उसे देगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा मेजर हो गया, ये है क्वांटिटेटिव मेजर्स। सेकंड क्वांटिटेटिव मेजर क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। Open market operation refer to the sale and purchase of security in the open market by the RBI on behalf of the government. इसने क्या बोला, ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, सेल एंड परचेज करना सिक्योरिटीज का ओपन मार्केट के अंदर, किसके भी पे, गवर्नमेंट के भी पे, लेकिन आरबीआई के द्वारा। क्या होता है इस चीज को समझते हैं। देखो कई बार ना हमारे यहाँ पे जो क्या है, जो गवर्नमेंट है वो क्या कर, एक मिनट, हमारे यहाँ पे क्या करता है, जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, मार्केट में सिक्योरिटीज को इशू करती रहती है। जैसे आपने सुना होगा कमर्शियल पेपर के बारे में, ठीक है, या ट्रेजरी बिल, इन सब के बारे में आपने सुना होगा। तो ये आरबीआई क्या करती है, मार्केट में इन्फ्लेशन को और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये क्या करते हैं, कई बार ओपन मार्केट ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करती है। किस तरीके से परफॉर्म करते हैं इसको समझते हैं। कहते हैं कि अगर मान लो बाय सेलिंग द सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट, ये क्या करेगी, बाय सेलिंग द सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट, आरबीआई क्या करती है, सोक करती है लिक्विडिटी फ्रॉम द इकोनॉमी। बाय बाइंग द सिक्योरिटी, द आरबीआई क्या करते हैं, रिलीज करती है लिक्विडिटी को। जैसे मान के चलो एक छोटी सी चीज मैं तुम्हें समझाती हूँ। ये हमारे यहाँ पे क्या है, मिस्टर ए है, ये कौन है, मिस्टर ए है। अब इनके पास गवर्नमेंट की कुछ सिक्योरिटी पड़ी है, मान के चलो 100 रुपए की कुछ सिक्योरिटी पड़ी हुई है, ठीक है, इनके पास क्या है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है 100 रुपए की। अब आरबीआई क्या करेगी, जैसे मान के चलो आरबीआई को ऐसा लग रहा है कि मार्केट में डिफ्लेशन का दौर है, मतलब मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा नहीं है, तो आरबीआई क्या करेगी, मिस्टर ए को ऑफर देगी कि आप एक काम करो, अपनी सिक्योरिटी को ना सेल कर दो, अपनी क्या करो, सिक्योरिटी को सेल कर दो। तो अगर मिस्टर ए अपनी सिक्योरिटी को सेल कर देते हैं, आरबीआई को सेल कर देते हैं, तो उसकी वजह से होगा क्या, मिस्टर ए के पास जो सिक्योरिटी पेपर की फॉर्म में रखी हुई है अभी कैश में कन्वर्ट हो चुकी है। तो मिस्टर ए के पास कितना आ जाएगा, 100 रुपए। आरबीआई के पास क्या चली जाएगी, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, क्या चली जाएगी, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो जो मिस्टर ए है, अब वो कैपेबल है ना 100 रुपए को मार्केट में खर्च करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो आरबीआई है उसने क्या करा, उस सिक्योरिटी को खरीद के मार्केट में क्या है, लिक्विडिटी को रिलीज करा।
और अगर ये कब होता है, ये होता है डिफ्लेशन के समय। डिफ्लेशन के समय जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या करती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करती है, सिक्योरिटी को वापस खरीदना स्टार्ट कर देती है, जिससे जो मार्केट में पैसे का जो फ्लो है वो बढ़ जाए। एंड सेम चीज अगर हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन का दौर होता है, महंगाई का दौर होता है, तो आरबीआई क्या करती, सिक्योरिटी को सेल करना शुरू करती। क्योंकि अगर वो सिक्योरिटी को सेल करेगी, जैसे मान के चलो यहाँ पे सेकंड पर्सन है मिस्टर बी, अभी इन्होंने क्या बोला, मार्केट में इन्फ्लेशन का दौर है, बहुत ज्यादा पैसा क्या है मार्केट में घूम रहा है, तो आरबीआई यहाँ पे क्या प्रेफर करेगी, ये क्या करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे क्या करेगी, कुछ सिक्योरिटी को सेल करना शुरू कर देगी। जब ये इन सिक्योरिटी को सेल करेगी तो मिस्टर ए के पास क्या चली जाएगी, ये सिक्योरिटी, सॉरी बी के पास क्या चली जाएगी, ये सिक्योरिटी चली जाएगी। और मिस्टर बी इसके बदले में क्या देगा, आरबीआई को कुछ मनी पे करेगा, आरबीआई को क्या करेगा, कुछ मनी पे करेगा। तो आरबीआई ने क्या करा, जो पैसा पहले मिस्टर बी के पास था अब वो किसके पास शिफ्ट हो चुका है, आरबीआई के पास शिफ्ट हो चुका है। तो मार्केट से जो लिक्विडिटी है वो क्या हो चुकी है, सोक हो चुकी है, मतलब मार्केट से जो पैसा है वो किसके पास जा चुका है, आरबीआई के पास। तो ये भी एक मेजर होता है या ये भी एक वे होता है जिसकी वजह से क्या करती है आरबीआई, मार्केट में इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है, या फिर सिंपली आप कह सकते हो मनी सप्लाई को क्या करती है, कंट्रोल करती है ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू। अभी हमने समझा था बैंक रेट, बैंक रेट हमने समझा कि 6.75% है। चलो अभी बात करते हैं रेपो रेट की। अच्छा रेपो रेट क्या होता है, कहता है द रेट एट विच द आरबीआई ऑफर शॉर्ट पीरियड लोन टू द कमर्शियल बैंक। एक ऐसा रेट है जहां पे आरबीआई क्या करती है, छोटे समय के लिए लोन देती है, किसको, कमर्शियल बैंक को, बाय बाइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट, इज कॉल्ड द रेपो रेट। अच्छा अभी आगे समझते हैं कि क्या कहते हैं इन्फ्लेशन के दौर पे। अच्छा जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे बैंक रेट का सेम रेपो रेट का भी होगा, है ना, क्योंकि उसमें भी क्या होते हैं, जो आरबीआई क्या करते हैं, लोन देते हैं कमर्शियल बैंक को, लेकिन इन दोनों में क्या फर्क है, यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए लोन दिया जाता है। तो कहते हैं इन्फ्लेशन के समय, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इंक्रीज। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन का दौर है तो इसका मतलब मार्केट में पैसा ऑलरेडी ज्यादा है, ठीक है, और हमें उस पैसे को क्या करना है, वापस से लेके आना है, मतलब वापस हमें क्या करना है, उसकी लिक्विडिटी को सोक करना है। तो यहाँ पे आरबीआई क्या करता है, इस रेपो रेट को बढ़ा देता है, ठीक है। अगर आरबीआई क्या करेगा, मार्केट में रेपो रेट बढ़ाएगा तो कमर्शियल बैंक के लिए भी लोन महंगा हो जाएगा, और कमर्शियल बैंक क्या करेगा, उस लोन को भी आगे क्या है, महंगाई दे पाएगा, जिसकी वजह से जो जनरल पब्लिक है वो क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं इस लोन को लेना। और हमारे यहाँ पे क्या होती है, जो मार्केट से लिक्विडिटी क्या होती है वो शो होना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ अगर मार्केट में डिफ्लेशन का दौर है तो जो आरबीआई है वो क्या करेगी, रेपो रेट को कम कर देगी, क्योंकि अगर वो रेपो रेट को कम करती है उसी की इसकी वजह से होगा क्या, जो कमर्शियल बैंक है उसके भी लोन क्या हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो जनरल पब्लिक है वो लोन को लेना क्या करेगी, प्रेफर करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जिस तरीके से बैंक रेट काम करता है सेम हमारा रेपो रेट भी काम करता है। अगर हम बात करें कि हमारी करंट में रेपो रेट कितना है, तो 6.50% क्या है, हमारा करंट का रेपो रेट है। अच्छा एक छोटी सी चीज, मैंने यहाँ पे जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख के दिए हुए हैं, इसको आपको सिर्फ क्या करना है, दिमाग में रखना है, लेकिन जब भी आप एग्जाम देने जाओगे आपको एक बार इस रेट को रिवाइज करके जरूर जाना है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये कैसी होती है, बाय मंथली होती है, ठीक है, मतलब 2-2 महीने में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके क्या है, चेंज हो जाते हैं, समटाइम चेंज होते हैं और कई बार नहीं भी होते हैं। तो इस रेट को आपको स्टिक नहीं रहना कि ये हमेशा यही रहने वाला है, ठीक है, 2-2 महीने में इनमें चेंज आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर मैंने यहाँ पे क्यों लिखे हैं, मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि आपको एक जिस्ट मिल सके कि एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये कितने के आसपास घूमता है, ठीक है। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं रिवर्स रेपो रेट के बारे में, कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। द रेट एट विच द आरबीआई एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड द रिवर्स रेपो रेट। ऑब्वियस सी बात है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल उल्टा हो गया। रेपो रेट में हमने समझा था जिस रेट पे क्या है, जो हमारी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो लोन देती है किसको, कमर्शियल बैंक को। यहाँ पे क्या है, उल्टा कॉन्सेप्ट है, नाम से ही पता चला रिवर्स रेपो रेट। तो जहां पे आरबीआई एक्सेप्ट करता है, जिस रेट पे आरबीआई क्या करता है, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट किससे, कमर्शियल बैंक से, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। कहते हैं जब रिवर्स रेपो रेट कम होगा, रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, कम होगा, तो बैंक क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनका जो पैसा है ना वो आरबीआई के पास ना जाए। बैंक का डिस्करेज टू पार्क देयर सरप्लस फंड विद द आरबीआई। क्यों, क्योंकि उनको यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, दिस लीड्स टू राइज इन द क्रेडिट सप्लाई बाय द कमर्शियल बैंक। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझना, रिवर्स रेपो रेट में जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करेगी, कम कर देगी, जब वो क्या चाहेगी कि मार्केट में पैसा ज्यादा जाए। जैसे मान लो कि डिफ्लेशन की एक सिचुएशन है, ये क्या है, डिफ्लेशन की सिचुएशन है। तो डिफ्लेशन की सिचुएशन में हमें पता ऑलरेडी मार्केट में क्या है, पैसा कम है।
तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई जानबूझ के क्या करेगी, रिवर्स रेपो रेट को कम कर देगी, जिसकी वजह से जो कमर्शियल बैंक है अपना पैसा आरबीआई को नहीं देंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, आरबीआई को नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है अगर आरबीआई को देंगे तो उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा नहीं, जिसकी वजह से अब उनके पास ऑप्शन क्या रह गया कि वो अपने पैसे को जनरल पब्लिक को क्या करे, लोन के रूप में दे दे। ठीक है, तो यहां से क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, कंट्रोल होता है। तो डिफ्लेशन के दौर में रिवर्स रेपो रेट हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। दूसरी तरफ अगर मान लो कि मार्केट में ऑलरेडी पैसा ज्यादा है, मतलब मार्केट में इन्फ्लेशन का दौर है, तो उस समय पे हमारी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो अपनी रिवर्स रेपो रेट को क्या करती है, बढ़ा देती है, क्योंकि उस समय पे जो आरबीआई है वो चाहती है कि मार्केट में और ज्यादा पैसा ना जाए। वो ये चाहती है कि जो कमर्शियल बैंक है वो अपने पैसे को कहाँ पे आके पार्क करे, तो वो अपने पैसे को कहाँ पे इन्फ्यूज करे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो इन दैट केस जो हमारे यहाँ पे जो आरबीआई है वो क्या करती है, इन्फ्लेशन के दौर पर अपनी रिवर्स रेपो रेट को क्या करती है, बढ़ा देती है। आई होप चीजें समझ में आ रही होगी, आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे हमारे करंट में रिवर्स रेपो रेट कितना है, तो ये कितना है, 3.35% हमारा करंट में रिवर्स रेपो रेट चल रहा है। अभी बढ़ते हैं कि हमारा सीआरआर क्या होता है, जिसे कैश रिजर्व रेशियो बोला जाता है। इन शॉर्ट ये सीआरआर के नाम से ही फेमस है। ठीक है, कहते हैं इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंट ऑफ अ बैंक्स टोटल डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू बी केप्ट विद द आरबीआई। क्या मतलब हुआ, कहता है कि ये ना एक ऐसा बैंक का जो डिपॉजिट होता है, बैंक के डिपॉजिट का एक मिनिमम परसेंट है जो कि हर एक कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास क्या है, मेंटेन करके रखना पड़ता है। जैसे आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा ना कि आप अपनी जो टोटल डिपॉजिट का कुछ हिस्सा क्या है, अपनी मदर के पास, फादर के पास या अपने पिगी बैंक में रख देते हो, जिससे कि मुसीबत के समय पर आप अपने उस पैसे को यूज कर सको। तो सेम कॉन्सेप्ट सीआरआर का भी है। एक मिनिमम परसेंट होता है टोटल डिपॉजिट का जो कि कमर्शियल बैंक को मेंटेन करके रखना पड़ता है आरबीआई के पास, और ये हमेशा मेंटेन करके रखना पड़ता है। इन एनी केस अगर आप सीआरआर को मेंटेन नहीं करके रखते हो तो आरबीआई ने वहां पे क्या करा है, कुछ पेनल्टी मेजर्स वहां पे लेते हैं, जहां पे वो क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक के ऊपर पेनल्टी लगाना शुरू कर देती है। तो कहते हैं इट इज फिक्स बाय द आरबीआई। ऑब्वियस सी बात है, कहते हैं इसे फिक्स करा जाता है किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। किसको, हमारे सीआरआर को। ठीक है, ये भी टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो इट इज फिक्स्ड बाय द आरबीआई एंड इज वेरीज फ्रॉम टाइम टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी। व्हेन द सप्लाई ऑफ मनी इज टू बी इंक्रीज, सीआरआर इज लोवर्ड। ऑब्वियस है कि जैसे मान के चलो अभी हमारे पास एक छोटी सी सिचुएशन देखना, मान लो कि किसी कमर्शियल बैंक के पास क्या है, 100 रुपीज है। अब आरबीआई चाहती है कि मार्केट में क्या है, पैसा और ज्यादा जाए, तो वो क्या करेगी, सीआरआर को कम कर देगी। जैसे मान के चलो कि हमारा जो सीआरआर है वो कितना है, अभी 4.5% है। ठीक है, अभी कितना है, 4.5% है। अगर ये 4.5% इसने यहाँ पे रखा हुआ है, तो अभी कमर्शियल बैंक के पास कितना पैसा बचेगा खर्च करने के लिए, 4.5 रुपए तो इसने आरबीआई को दे दिया, तो अभी इसके पास बचा सिर्फ 95.50%। 95.50%। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा पैसा बचता है जो कमर्शियल बैंक क्या कर सकते हैं, लोन के रूप में दे सकती है। अब ये कैसे काम करता है इसको समझते हैं। जब भी हमें मार्केट में क्या करना है, मनी सप्लाई को बढ़ाना है, मतलब डिफ्लेशन का दौर है, हमें मनी सप्लाई को बढ़ाना है, तो जो आरबीआई क्या करते हैं, वो सीआरआर को कम कर देती है। और जब भी वो चाहते हैं कि मार्केट में इन्फ्लेशन का दौर है, हमें सप्लाई ऑफ मनी को क्या करना है, घटाना है, तो उस केस में क्या करते हैं, सीआरआर को बढ़ा देती है। जैसे मान के चलो ये 100 रुपए है, डिफ्लेशन की सिचुएशन में आरबीआई क्या करेगी, वो बोलेगी एक काम करो आप सीआरआर ना बस 2% मेंटेन करके रखो, क्योंकि फिर हमारे पास कितने रुपए बचे देने के लिए, 98। अगर इन्फ्लेशन का दौर है तो वो क्या बोलेगी, वो बोलेगी कि सीआरआर को बढ़ाओ। वो कहेगी इसको बढ़ा के काम करो आप 8% कर दो। तो अब खर्च करने के लिए कमर्शियल बैंक के पास कितने, सिर्फ 92 रुपीज है। तो इस तरीके से सीआरआर क्या है, वर्क करता है। इन्फ्लेशन के दौर पे हमेशा बढ़ा के रखा जाता है, डिफ्लेशन के दौर पर हमेशा घटा के रखा जाता है। ये क्या होता है, हमारा सीआरआर। अभी आगे बढ़ते हैं। कहते हैं एसएलआर, जिसे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोला जाता है। क्या होता है इसको समझते हैं। कहते हैं एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ फिक्स परसेंट ऑफ इट्स एसेट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट कॉल्ड एसएलआर। कहता है हर एक बैंक को क्या है, कुछ ना अपना फिक्स परसेंट मेंटेन करके रखना पड़ता है। किसके पास, अपने खुद के पास। क्यों खुद के पास मेंटेन करने की जरूरत है, इसको समझते हैं। देखो यूजुअली ऐसे कभी भी नहीं होता है कि जितना भी डिपॉजिट किसी भी बैंक के पास है उतना सारा का सारा डिपॉजिट क्या है, चला जाए। मतलब जो कस्टमर्स है वो क्या करे, डिमांड करे अपने डिपॉजिट की। लेकिन फिर भी अनसर्टेनिटी तो है ना, कि क्या पता है कई बार किसी कस्टमर को बहुत क्या है, फंड की जरूरत है और वो बैंक के पास आ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, बैंक क्या करती है, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो को मेंटेन करके रखती है।
जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा कि लिक्विडिटी को, तरलता को मेंटेन करना। तो हर एक बैंक को मेंटेन करना होता है एक फिक्स्ड परसेंटेज, ठीक है, क्या एक फिक्स परसेंट अपने एसेट्स का, एसेट मतलब वही कैश वगैरह का, इन दी फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट कॉल्ड एसएलआर। कहते हैं लिक्विड एसेट किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, कहते हैं लिक्विड एसेट इंक्लूड कैश, गोल्ड एंड अनइनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी। ये कैसी सिक्योरिटी होती है, जिसके ऊपर किसी भी तरह का लियन वगैरह ना लगा हो, ठीक है, जिसके ऊपर किसी भी तरह का क्या क्या हो, भार ना हो, लियन ना लगा हो। तो कहते हैं कि लिक्विड एसेट किस किस फॉर्म में हो सकती है, ये हो सकती है कैश की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में, एन इनकम्बर्ड अप्रूव सिक्योरिटी की फॉर्म में। अच्छा, आगे इसको समझते हैं कि क्या चीज होती है। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे सीआरआर काम करता है। कहते हैं रेट ऑफ एसएलआर फिक्स बाय आरबीआई एंड इज वेरिड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ऑब्वियस है, कहते हैं इसे भी किसके द्वारा फिक्स करा जा रहा है, आरबीआई के द्वारा, और ये भी समय पर क्या होता है, मतलब टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। कहते हैं टू डिक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी, अगर मेरे को इन्फ्लेशन का समय है और मेरे को क्या करना है, सप्लाई ऑफ मनी को घटाना है, तो जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करेगी, एसएलआर को बढ़ा देगी। मतलब जैसे वही, अगर 100 रुपीज है और इन्फ्लेशन का समय है, इन्फ्लेशन का दौर है, तो आरबीआई क्या बोलेगी, एक काम करो, आप अपना ना एसएलआर है उसे 20% मेंटेन करके रखो। जिसकी वजह से होगा क्या, कमर्शियल बैंक के पास कितना रुपए पड़ा हुआ है खर्च करने के लिए, तो 80 रुपीज, कितना है, 80 रुपीज। सेकंड सिचुएशन, मान लो डिफ्लेशन का दौर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 रुपीज है, तो आरबीआई क्या बोलेगा, एक काम करो, आप ना सिर्फ 5% मेंटेन करके रखो। जिसकी वजह से क्या होगा, सिर्फ 95 रुपीज क्या होगा, कमर्शियल बैंक क्या करेगा, आगे यूज कर सकेगा लोन देने के लिए। तो इन्फ्लेशन के समय पे हमेशा क्या करा जाता है, एसएलआर को बढ़ा के रखा जाता है, एंड डिफ्लेशन के समय पे इसे को कम करके रखा जाता है। अगर बात करें जाए कि हमारी करंट में एसएलआर कितना है, तो करंट में हमारा एसएलआर है कितना, 18%, ठीक है। अभी हमने पढ़े अपने कितने कौन से मेजर्स, अभी हमने पढ़े अपने क्वांटिटेटिव मेजर। अभी हमें क्या पढ़ना है, क्वालिटेटिव मेजर। क्वालिटेटिव मेजर क्या होता है, इसे समझते हैं। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट आर दोज इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल विच फोकस ऑन द सिलेक्टेड सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। जब हमने क्वांटिटेटिव की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो हमने देखा था कि उसका जो मेजर फोकस होता है ना, वो मनी सप्लाई के ऊपर होता है। लेकिन जैसे कि मैंने तुम्हें लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ पे क्वालिटेटिव में क्या करे जाते हैं, यहाँ पे हमेशा आरबीआई अपने कुछ गाइडलाइन इश्यू करते हैं, तो ये क्या करते हैं, कुछ सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो दीज इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी टू सेलेक्टेड सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। दीज आर दो सेक्टर्स विच आर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इनस्टेबिलिटी। तो यहाँ पे आरबीआई जो डिसीजन लेती है वो क्या लेती है, जहां से सबसे ज्यादा क्या होती है, मार्केट में इनस्टेबिलिटी आती है, उन सेक्टर्स के ऊपर ये क्या है, काम करती है। चलो आगे समझते हैं कि हमारे अंदर, हमारे पास सॉरी कौन कौन से क्या है, क्वालिटेटिव मेजर्स हैं। कौन कौन से क्या है, क्वालिटेटिव मेजर्स हैं। सबसे पहला आता है हमारे यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्या इसको मतलब क्या होता है ये, इसको समझते हैं। द मार्जिन रिक्वायरमेंट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन एंड द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड। इसने क्या बोला, मार्जिन रिक्वायरमेंट की मतलब क्या होता है, इसको सबसे पहले ऐसे समझते हैं। देखो जैसे मान लो कि आप बैंक के पास एक लोन लेने के लिए जाते हो, तो बैंक अगर आपको 100 रुपीज की रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले बैंक आपके पूरे 100 रुपीज को आपको डिसबर्स नहीं करता है, पूरे 100 रुपीज को कभी भी सैंक्शन नहीं करता है। वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा जैसे मान लो कि मिस्टर ए ही लोन लेने गए, तो मिस्टर ए को क्या बोलेंगे, अगर आपकी 100 रुपीज की रिक्वायरमेंट है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से कितना अरेंज कर सकते हो, कम से कम, जिससे हमें आपकी पेइंग कैपेबिलिटी के बारे में पता चल सके। तो उसने बोला कि मैं एक काम करता हूँ, अगर 100 रुपीज का मेरे को लोन चाहिए ना, मतलब मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है, 100 रुपीज है, तो इस 100 रुपीज में से मैं 30 रुपीज क्या है, इंप्लॉय कर सकते हो, मतलब लगा सकते हो। तो बैंक बोलेगा ठीक है, फिर 70 रुपीज को क्या है, हम सेंक्शन कर देते हैं। तो ये क्या है, ये जो गैप है, मतलब ये वाला जो गैप है, ये जो 30 रुपीज है, इसी को क्या बोले जाते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्जिन बोला जाता है। तो अब इसको समझते हैं कि क्या होता है। कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन एंड द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड। मतलब इसने कितनी वैल्यू ऑफर करी है, 100 रुपीज, और हम कितना देने को तैयार है, 70 रुपीज। तो बीच का क्या हो गया, मार्जिन, जो कि किसके द्वारा मेंटेन करा जाएगा, ये मेंटेन करा जाता है बाय द कस्टमर। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ाया जाता है जब हमें क्या करना होता है, मार्केट में क्या करना होता है, मनी सप्लाई को कम करना होता है। अगर हम चाहते हैं कि मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो, कम हो, तो हम क्या करेंगे, इस मार्जिन को बढ़ा देंगे, है ना। हम सोचेंगे कि कम से कम पैसा क्या है, मार्केट में जाए। तो ऐसी सिचुएशन में जो आरबीआई है वो क्या करेगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा के देगा। मतलब वो बोलेगा कि एक काम करो, यहाँ पे आप 70 रुपीज लेके आ रहे हो ना, लेकिन मार्केट में इन्फ्लेशन ऑलरेडी है, तो आप क्या करो, 70 नहीं, आप इसकी जगह कितना लेके आओ, अब इसकी जगह लेके आओ कम से कम 80 रुपीज, ठीक है। कितना लेके, सॉरी, यहाँ पे आप 30 रुपीज को क्या करो, एम्प्लॉय कर रहे हो, तब 30 की जगह कितना मेंटेन करो, यहाँ पे मेंटेन करो 40 रुपीज, तब हम कितना देंगे, हम देंगे 60 रुपीज यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आगे कहता है
इसके बाद आगे क्या आता है कि अगर हमें क्या करना है, मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो पैसा कम लेके आए बल्कि हम पैसा ज्यादा इन्फ्यूज करें मार्केट में। ठीक है, तो ये क्या होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। आगे समझते हैं राशनिंग ऑफ क्रेडिट जिसे बोला जाता है। कहते हैं राशनिंग ऑफ क्रेडिट रेफर्स टू द फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटास फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, अभी हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आरबीआई ने इंट्रोड्यूस करा है जिसे बोलते हैं पीएसएल, पब्लिक सेक्टर लैंडिंग। ठीक है, क्या बोला जाता है, पब्लिक सेक्टर लैंडिंग, पीएसएल के नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार, आई एम सॉरी, नॉट पब्लिक, आई एम रियली वेरी सॉरी, इट्स प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, चलो, राशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होता है, जहां पे हमारे आरबीआई के द्वारा यह डिसाइड करा जाता है कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर में कितने पैसे को इन्फ्यूज करना है। यहाँ पे क्या करते हैं, सेक्टर को डिसाइड कर देती है। जैसे मान लो कि हमारे यहाँ पे कितने सेक्टर है, बहुत सारे सेक्टर हो गए, जैसे एजुकेशन सेक्टर हो गया, एमएसएमई सेक्टर हो गया, हाउसिंग सेक्टर हो गया, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर हो गया। तो ऐसे यहाँ पे आरबीआई क्या करती है, खुद से डिसाइड कर देगी कि हम इस सेक्टर में इतनी ही मनी को क्या है, इन्फ्यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो राशनिंग ऑफ क्रेडिट रेफर्स टू द फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटा फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी। आरबीआई फिक्स करते हैं क्रेडिट कोटा फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी। द कमर्शियल बैंक कैन नॉट एक्सीड, कमर्शियल बैंक इससे ज्यादा नहीं दे सकता उस पर्टिकुलर सेक्टर में अपनी लैंडिंग को। ठीक है, अगर देता है तो आरबीआई क्या करते हैं, फिर अगेन पेनल्टी उसमें क्या करते हैं, बैंक के ऊपर लगाना शुरू कर देते हैं। दिस रेस्ट्रिक्ट द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी एंड इन्फ्लेशन इज कंट्रोल। कहते हैं इससे होता क्या है कि जो मार्केट में जो किसी पर्टिकुलर सेक्टर पे जहां से इनस्टेबिलिटी आ रही है, वहां पे क्या करा जाता है, मनी को कंट्रोल किया जाता है। ऑन द अदर हैंड राशनिंग ऑफ क्रेडिट अगर ऑलरेडी प्रैक्टिस में है तो उसे विड्रॉ करा जाता है, जिससे कि क्या हो, डिफ्लेशन कंट्रोल होता है। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। जैसे मान के चलो कि हमें ऐसा लगता है कि जो रियल एस्टेट है ना, यहाँ पे इनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, रियल एस्टेट में क्या है, इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बैंक्स को बोलेंगे कि भाई तुम्हें रियल एस्टेट के जो बोरोवर है ना, उनको बहुत ज्यादा पैसा नहीं देना, क्योंकि यहाँ से क्या है, इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है, अपनी जो फंडिंग है उसको कम से कम करने की कोशिश करो, इसे बोलते हैं राशनिंग ऑफ क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मोरल एसोसिएशन की। ठीक है, कहते हैं इट इज लाइक रेंडिंग एंड एडवाइस टू द कमर्शियल बैंक। यहाँ पे क्या है, आरबीआई क्या करते हैं, सिर्फ कमर्शियल बैंक को एडवाइस देती है, या उनको डायरेक्टिव इश्यू करते हैं कि किस तरीके से उनको क्या है, अपने लोन को देना चाहिए, जिससे कि क्या कर सके, अपनी इनकम को वो जनरेट कर सके, साथ के साथ मनी सप्लाई को भी कंट्रोल किया जा सके। बैंक को एडवाइस करा जाता है कि जब भी इन्फ्लेशन का दौरान है, दौर है, तो आपको क्या रहना है, हमेशा लोन देते समय आपको क्या करना चाहिए, स्ट्रिक्ट लोन पॉलिसी को अपनाना चाहिए। मतलब आपको क्या है, बहुत ज्यादा यहाँ पे लिबरल होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और जब हमारे यहाँ पे डिफ्लेशन का दौर है, तो आपको क्या है, थोड़ा लिबरल होने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कोविड के समय पे, अभी हमने रिसेंट में देखा, कोविड के समय पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने बैंक्स को गाइडलाइन दी कि आप क्या करो, जो लोन्स है ना उसको बहुत, मतलब एक तरीके से बहुत लिबरल होकर आपको क्या करने हैं, वो लोन्स देने हैं, जिससे कि मार्केट में क्या है, मनी का सर्कुलेशन हो सके। ठीक है, तो ये बेसिकली चीज थी, ये था हमारा मोरल एसोसिएशन। यही हमारे मेजर्स होते हैं जो हमें लेने होते हैं, आरबीआई को लेने होते हैं मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे हमारे ये पूरा टॉपिक क्या है, खत्म होता है। एक बार फटाफट हम देख लेते हैं अपना क्या क्या था करके। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, लेक्चर को एंड करेंगे। चलो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है। इन दोनों को क्यों पढ़ा, क्योंकि इन्हीं के आसपास ये क्या है, कंट्रोल मेजर्स घूमते हैं। कंट्रोल मेजर में हमने दो चीजें समझी थी, एक हमारी क्वांटिटेटिव मेजर होती है, क्वालिटेटिव मेजर होती है। क्वांटिटेटिव मेजर में हमारा फोकस रहता है ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी के ऊपर, जबकि अगर हम बात करें अपनी क्वालिटेटिव का, तो वो कहता है कि वहां पे जो आरबीआई होती है ना, वो क्या करती है, कुछ गाइडलाइंस इश्यू करती है बैंक्स को कि किस तरीके से उनको क्या है, अपने लोन के ऊपर काम करना चाहिए। फिर हमने समझा था कि बैंक रेट क्या होता है। बैंक रेट एक ऐसा रेट होता है जहां पे क्या है, आरबीआई लेंड करती है मनी किसको, कमर्शियल बैंक को, एंड करंट में कितना है, 6.75% है। फिर हमने ओपन मार्केट ऑपरेशन को समझा था कि ओपन मार्केट ऑपरेशन ऐसे ऑपरेशन होते हैं जहां पे आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे क्या करते हैं, सेल एंड परचेज करती है सिक्योरिटीज का। फिर हमने समझा था कि रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट में हमने समझा था कि इसमें भी आरबीआई क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक को लोन देते हैं, बट ओनली फॉर द शॉर्ट पीरियड, एंड अभी करंट में कितना है, 6.50% है। फिर हमने समझा रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट हमने समझा था कि रेपो रेट का जस्ट अपोजिट होता है, जहां पे आरबीआई डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं, किसके द्वारा, कमर्शियल बैंक के द्वारा।
अभी करंट की बात करें तो कितना है, 3.3% है। फिर हमने समझा था कि कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, तो सीआरआर की अगर हम बात करें करंट में हमारा 4.5% है। एंड इसका मतलब होता है कि हर एक कमर्शियल बैंक को कितना मिनिमम डिपॉजिट अपना मेंटेन करके रखना है, किसके पास, आरबीआई के पास। एंड एसएलआर जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था किसकी तरह काम करता है, ये भी काम करता है सीआरआर की तरह, लेकिन यहाँ पे जो बैंक्स होते हैं कमर्शियल बैंक, इनको अपना फंड जो है वो अपने पास मेंटेन करना होता है, ना कि आरबीआई के पास। एंड करंट में कितना है, 18% है। इसके बाद हमने समझे थे कि क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में तीन चीजें थी, मार्जिन रिक्वायरमेंट, दूसरा हमने समझा था कि हमारा राशनिंग ऑफ क्रेडिट, एंड उसके बाद हमने समझा था मोरल सुसेशन। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, लेक्चर एंड होता है। अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। एंड हाँ, अगर चीजें समझ में आती हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना कि किस तरीके से आपको चीजें क्या है समझ में आ रही है करके। ठीक है, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।